बाहर अतिथि जो हैं उनसे आग्रह है, कृपया अंदर आ जाएं। हम 2 मिनट में ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी का मैं लेखक की ओर से इस सभागार में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं माधोपुर का घर के लेखक श्री त्रिपुरारी शरण जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आएं। हिंदी कविता की माथा जिसे हम कह सकते हैं, साहित्य का माथा जिसे कह सकते हैं, अनामिका जी से आग्रह है, कृपया मंच पर आए। हमारा सौभाग्य कि आप उपस्थित हैं। वंदना राग जी को मैं साहित्य का हलचल कहता हूं, तो उस हलचल से आग्रह है कि कृपया मंच पे आएं। इसके अलावा एक और वक्ता हैं जो फिलहाल मंच संचालन कर रहे हैं, प्रवीण कुमार। आप सबका प्रवीण कुमार की ओर से नमस्कार, स्वागत। सुरेंद्र जी से आग्रह है कि कृपया हमारे अतिथियों को वंदना राग जी को मुझे थैंक यू। ये त्रिपुरारी सर को मैं लंबी औपचारिकता में नहीं फंसूंगा। इस आयोजन के 2 पार्ट हैं। 15-15 मिनट का वक्तव्य है जो लेखक और आलोचकीय दृष्टि है उसको 2 लेखक और मैं सामने रखेंगे। उसके बाद बातचीत होगी। वो बातचीत एकदम खुली होगी जिसमें पाठक भी सवाल करेंगे, श्रोता भी सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे। और त्रिपुरारी शरण जी के लिए मतलब आज का आयोजन इजी नहीं रह पाएगा। हम लोग बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 15-15 मिनट का वक्तव्य। चूँकि साहित्य में सीनियर जूनियर नहीं होता है, लेकिन उसके अंतरधारा में ये होता है, तो जूनियर मैं ही हूँ, तो मैं ही शुरू करता हूँ। माधोपुर का घर, एक शिक्षक की तरह मैंने इसको देखा है कि विद्यार्थियों को मैं अगर पढ़ने के लिए कहूँ तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे संक्षेप में मैं विचार करूँ तो सामने आएगा। मैं लोक साहित्य पढ़ा रहा हूँ आजकल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उदाहरण है कि सीधी रेखा खींचना बहुत टेढ़ा काम है। उपन्यास लिखना, वो भी सहज भाषा में, ये सच में बहुत टेढ़ा काम है। तो उपन्यास लेखन के लिए सबसे पहले लेखक को बधाई। मित्रों, मैं ज़्यादा समय ना लेकर 3 बिंदुओं पर केवल बात करूंगा और शायद इस उपन्यास पे, उसके शिल्प को लेकर पहली बार कोई बातचीत होने जा रही है मेरी ओर से। उपन्यास के को 3 बिंदुओं में मैंने बांटा है: शिल्प, स्मृति और विस्थापन। शिल्प में सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि यहाँ कथावाचक एक श्वान है, लोरा, और थोड़ी सी परंपरा पे ध्यान दें तो सुख सुखी संवाद हमारे परंपरा में हमेशा से रहे हैं। पद्मावत में तो हीरामन तोता है जो बातचीत करता है, या रामचरितमानस में काग भुसुंडी है। ये परंपरा आधुनिक हिंदी साहित्य में धीरे धीरे करके गायब हो गई। तो परंपरा से जुड़ने का काम भी शिल्प के स्तर पे माधोपुर का घर ने किया है कि इसमें स्वान ने अपनी बातचीत कही है। और हमारे एक मित्र हैं प्रकाश के रे, उन्होंने कुछ दिन पहले ओरान पामुक का एक स्टेटमेंट लगाया था, डॉग्स डू स्पीक,
to those who know how to listen. बहुत संवेदनशील व्यक्ति उस इलाके में जाता है जहां वो चेतना को व्यक्त कराता है जीव के माध्यम से। आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा में भी जो सुख सुखी संवाद है, हीरामन तोता है पद्मावत में, या फिर रामचरितमानस में कारकुसुंडी है, वो चेतना के भी प्रतिनिधि हैं। पहली बार हुआ है कि कथावाचक ना वहां अति कथन के शिकार हुए हैं और ना इस उपन्यास में लोरा आपको लगेगा कि अति कथन में जा रहा है। ये जादुई यथार्थवाद के बाद एक बड़ी हिंदी में परिघटना हुई है कि लेखक आगे आगे बोलता है और कथा पीछे छूट जाती है। फिर लेखक को याद आता है कि अरे मैं तो कथा भी कह रहा हूँ, फिर वो पीछे जाता है और कथा को लेके आता है। ये जो अति कथन है जो इधर उपन्यासों में दिखने को मिला है, उससे बिल्कुल अलग सहज रूप से ये गति पाती है। ये शिल्प के स्तर पे मैं कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि पहली बार ये हिंदी में हुआ है उपन्यासों के संदर्भ में, जहाँ कथावाचक जो है वो हस्तक्षेप करता है। बाकी रचनाओं में आप देखेंगे उस तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है। पृष्ठ संख्या 219 पढ़ूंगा। जिस लोरा को घर में लाने के कारण तुमने पिताजी से बातचीत बंद कर दी थी, वही लोरा आज ना होती तो क्या पिताजी की जान बच पाती? टीपू ने बड़े पुरुष स्वर में अपनी माँ से पूछा। ये कथावाचक का हस्तक्षेप भी है उपन्यास के कंटेंट में। अगर आप शिल्प की दृष्टि से इसे देखें तो एक बड़ी परिघटना सामने आती है। दूसरी चीज़ है जो मैं, एक थिंकर हैं रोडनी हिल्टन, उनके संपादन में एक किताब आई थी सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर जो प्रस्थान है उसको लेकर। वो अभी हिंदी में भी उपलब्ध है ग्रंथ शिल्पी से। मैं जो कहना चाह रहा था कि इसमें 3 पीढ़ियों की कथा है। लैंड सेटलमेंट है, आज़ादी है, आपातकाल है, ग्लोबलाइजेशन के बाद की दुनिया है। इस पूरी प्रक्रिया में सामंतवाद अपने आप में बुरी चीज़ थी, लेकिन सामंतवाद के नाम पे जिन चीज़ों को हमने उखड़ते हुए देखा वो है परिवार, उसके विरोध के स्वर में। आप याद करें, छायावाद का एक दौर था जिसमें ये माना जाता था कि व्यक्ति जो है समाज से खुद को अलग कर रहा है, दूसरी तरह की सामाजिकता की निर्मित कर रहा है। या शेखर एक जीवनी में एक नया व्यक्तित्व सामने आ रहा है। इस उपन्यास में उस समस्या को बहुत घनीभूत होते देखते हैं जहां व्यक्ति अकेला तो हो गया है लेकिन वो अपने एकांत को पीड़ा की तरह झेल रहा है। हमने एकांत को एक समय में चुना था उत्साह के साथ, अब वो नितांत बीमारी का रूप ले रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ स्मृतियाँ सघन हैं वो इसलिए हैं कि परिवार टूट गए हैं, व्यक्ति अकेला पड़ गया है। स्मृतियों की ये सघनता वहाँ वहाँ है जहाँ परिवार टूट रहे हैं और एकल हो रहे हैं। ये तीसरी चीज है कि लोक परंपराओं का जो टूटन हुआ है पिछले 70-80 वर्षों में या 100 वर्षों में, उसका एक दस्तावेज है ये उपन्यास। गायकी को देख लें, करुणा, विचार, इमोशन, संबंध, इस पे गायकी होती थी। स्वान होते थे, रामायण होते थे, नट आते थे, कथा गाते हुए कुछ चीज़ें भी बताते थे और कर्तव्य भी करते थे। ये सारा नष्ट हो गया मॉडर्निटी के नाम पे, और वो सब स्टेट के संरक्षण में अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट संभाले। जो पहले दुनिया समाज संभालता था, लोक लेखकों को, लोक
नर्तकों को, लोक गायकों को, अब वो स्टेट के हिस्से चला गया कि इसे स्टेट संभाले, हमने अपनी जिम्मेवारी से पीछे खींच लिया। वो धीमी मौत में कैसे गए उसकी भी कथा है इस उपन्यास में। ऐसा अक्सर होता है कि इतिहास लेखन में हम साम्राज्यों पर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन नई इतिहास दृष्टि जो है अब परिवारों को भी कोट कर रही है। और इस उपन्यास में आपको कम से कम 125 साल का एक बहुत साधारण इतिहास जो है परिवार के स्तर पर जो घटित होता दिखता है उसे आप खोज सकते हैं। और सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो आप उस उपन्यास में ढूंढ लेंगे।
वही चीज़, ये एक बहुत अच्छी तकनीक है। कई बार जब हम बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं और हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, तो हम एक दो चीज़ें करते हैं। हम किरदार रचते हैं जो हमसे जुदा लगे, और दूसरा हम एक नई तरह की भाषा रचते हैं जो आम बोलचाल की ज़रूर हो पर उसमें छिपे हुए मायने होते हैं। यह उपन्यास इसीलिए एक मारक क्षमता वाला उपन्यास भी मुझे लगता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा धीमे धीमे आप 1800 से शुरू करते हैं, 150 साल की पूरी इसमें इतिहास की बानगी है और राजनीति की बानगी है। तो आप जब इसका रीड कोई बहुत फास्ट रीड इसलिए है कि भाषा बहुत सहज और सरल है, लेकिन ये धीमे धीमे चलता है, अपने आप को उद्घाटित करता है। मैंने जिस भाषा की बात की उस भाषा में वो ऐसा नहीं है कि त्रिपुरारी जी बहुत सारे शब्दों को, नए शब्दों को रचते हैं या बहुत सारी ऐसे फारसी से, संस्कृत से, अंग्रेज़ी से शब्द निकाल कर लाते हैं और उसमें मायने भरते हैं जिससे ये ना लगे कि ये हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है। नहीं, वो आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत छिपे हुए ढंग से एक राजनीतिक प्रक्रिया और एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया जो शुरू होती है उपन्यास के प्रारंभ में, उसके बारे में कमेंट्री करते चलते हैं। यहाँ एक किरदार ज़रूर लोरा है जो एक कुत्ता है, लेकिन शी डॉग है, लेकिन साथ साथ आख्यान में दादी की भी डायरी का इस्तेमाल किया गया है। तो पैरेलल स्टोरीज चलती हैं, एक ह्यूमन वॉइस है और एक एनिमल वॉइस है, पर दोनों में फ़र्क करना मुश्किल है। हम ये भी देखते हैं कि चूँकि इन्हें खुद भी बहुत निजी जीवन में जानवरों से बहुत प्यार है, तो जब ये रचते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो वॉइसेस हैं, जो एनिमल वॉइसेस हैं, डॉग्स की वॉइसेस हैं, या गायों के बारे में बाबा जिनको पालते हैं उसके बारे में जो उनके इमोशंस हैं, उसको ये बखूबी दर्ज करते हैं। अब जिसका साबका नहीं रहा हो ऐसे वातावरण से या ऐसे जानवरों से, परिंदों से, वो जब इस चीज़ को लिखेगा तो वो बहुत ही इन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, मैजिकल रियलिज्म, उसका प्रयोग करेगा। यहाँ पर ऐसा कोई प्रयास नहीं होता है। यहाँ पर साथ साथ जिस पर्यावरण को बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे समझ में आता है कि निजी जीवन में बहुत घरेलू ढंग से भी हम अपना एक पर्यावरण रचते हैं जहाँ प्रकृति है, जानवर हैं और हम लोग हैं, और सभी के सहमेल से परिवार बनते हैं। और परिवार में भी जो पशु परिंदे हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली है, जिसके बारे में प्रवीण ने हिंट किया कि कैसे हम जब ज़मींदारी व्यवस्था की परमानेंट सेटलमेंट की इसमें बात है 1800s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70, हाँ, समवेयर अराउंड दैट टाइम, और उस समय परमानेंट सेटलमेंट होता है और कैसे गांव की दशा दिशा बिल्कुल बदल जाती है। सडनली एक दो किरदार हैं इसमें, बहोरन पांडे एंड बख्तावर पर, हाँ, तो वो लोगों के पास अचानक बहुत सारी अंग्रेज जमींदारी दे देते हैं। तो जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे कैसे परिवार बने टूटे, इसमें ये भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विलेज सिस्टम है कि जिनके बारे में ये ट्रेस करते हैं कि कैसे जाति प्रथा जो गांव में थी उसको कितना बेनिफिट अंग्रेज़ के इन योजनाओं से हुआ, कॉलोनियल रूल से हुआ, उसको ट्रेस करते हैं। और फिर वो जब आगे जाते हैं तो ये भी ट्रेस करते हैं कि कैसे गांव में दो अगड़ी जातियां, भूमियार ब्राह्मण और राजपूत, बन जाते हैं सिपाही, सैनिक एंड वैलरस जमींदार्स जो अपनी प्रिंसिपैलिटीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें एक मुझे जिस बात ने बहुत आकर्षित किया, एक किरदार है ज़हूर मियाँ, जिनके थ्रू ये बताते हैं, जिस
साझी संस्कृति की हम लोग बात करते रहे हैं और सचमुच में वो संस्कृति थी, इससे अब इनकार करने लगे हैं कि वो पूरी एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में हमने ऊपर से थोपी हुई संस्कृति थी, वो रियल नहीं थी, हमारे देश की नहीं थी, कहीं बाहर से लाकर उसे हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया था। उसके खिलाफ ये बहुत सहज भाषा में गांव के किरदारों के सहमेल की बात करते हैं, जिनमें एक ज़हूर मियाँ हैं जो किस तरह से इनके यहाँ बस जाते हैं, गायों की देखभाल करते हैं और परिवार के ही किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को, जो परिवार के बच्चे उनको किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और बच्चे उन स्मृतियों को लेकर जब बड़े होते हैं, समाज में आगे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक ऐसा यथार्थ खुद भोगा है, ऐसा जीवन जिया है जहाँ पर एक बहुत साझी संस्कृति की विरासत रही हो, तब आपको बहुत अटपटापन लगने लगता है कि जब आप अचानक बड़े होते हैं या 21वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि नहीं, ये समाज तो मेरा नहीं था। तो उस तरह से एक फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया व्यक्ति, उसकी भी आवाज़, एक दबी हुई आवाज़ के रूप में लोरा ही नहीं बोलती, दादी भी अपने आख्यान में बोलती रहती है कि कैसे वो ज़माना था तो क्या था। और वो शायद इतना बोल नहीं पाती है, लिखती ज़रूर है, पर उसको महसूस करती है उन किरदारों को। और लोरा भी उसी बात को याद करती है कि कैसे जब हम एक अच्छे से, सुंदर से, सुदृढ़ से परिवार में रहते थे तो सब कुछ इतना प्रेम था, मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े थे, सब कुछ था। इसके बावजूद हमारे साथ एक स्थायित्व था, एक जो जिन सांस्कृतिक मूल्यों की हम बात करते हैं, वो सांस्कृतिक मूल्य ज़मीन से उपजे थे, उनको किसी ने थोपा नहीं था। हम सहज भाव से पड़ोसी से बात करते थे, हम ये हिंदू मुसलमान नहीं सोचते थे, हम जाति प्रथा के बारे में नहीं सोचते थे। ख़ास तौर से अगड़ी जाति भी हो सकता है रोटी का संबंध नहीं रखती थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सहमेल था, सुख दुख के साथी हुआ करते थे। मुझे इस उपन्यास में ये बात बहुत अपीलिंग लगी कि किस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है। तीसरा जो शिल्प मैं कहूँगी कि लोरा का आख्यान है, दादी का है, और तीसरा जिसके बारे में प्रवीण ने बताया कि कई बार लेखक स्वयं प्रवेश करता है और बहुत सुंदर सुंदर ढंग से कुछ सूक्ति वाक्य, जैसे एक वाक्य इन्होंने पढ़ के सुनाया, ऐसे कई सारे वाक्य हैं, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे उस तरह के वाक्य बोलता है, क्योंकि वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है। वो बार बार अपने आप को, अपना आत्मनिरीक्षण करके ये जानना चाह रहा है कि कैसे, क्या किसी किरदार के जीवन में आने से परिवार टूटते हैं या कुछ घटनाएं, दुख भरी घटनाएं होती हैं। एक अहम किरदार जो मारा जाता है अरुणाचल में, और उसको पढ़ के भी बहुत दिल दहलाने वाली बात एकदम से आज रेजोनेट करने लगी। नॉर्थ ईस्ट की बात उसमें थी, तो एकदम से वो टच कर गई बात। और उसमें लगा कि कैसे अरुणाचल में एक बहुत नागालैंड एक बहुत ऊंचे तबके का अफसर, सेना का अफसर मर जाता है, और कैसे उसकी मौत के बाद बाबा और दादी और लोरा की ज़िंदगी में भी परिवर्तन आते हैं। बाद में कैसे वो घर, तो माधोपुर का घर दरअसल एक मेटाफर है, वो ऐसा मेटाफर है जो घर हमारी स्मृतियों में था, जिसमें हम बड़े हुए, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं तो वो बस स्मृतियों का घर रह जाता है। और हम चाहते हैं कि हम उसे उसी तरह से देखें, और हमें अनेक बार बड़ी निराशा होती है जब हम उस वाले घर को, जो इमेजिन्ड घर है, हमारे बचपन की स्मृतियों वाला घर है, उसमें जब हम दोबारा लौट कर जाते हैं तो हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बड़ी निराशा होती है, क्योंकि कभी भी वो उस पुराने फॉर्म में होता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें भी हैं, और किस तरह से बच्चे शहर में आ जाते हैं। इसमें राजनीति की बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ट्रेस किया है 1857 के बाद जो जिस तरह से देश बदला, और उसके बाद फर्दर जब आज़ादी आई
उसके बाद किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। इसमें इमरजेंसी की भी बात है कि किस तरह से छात्र लोग बेवजह उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां इतनी खौफनाक नहीं थीं कि वो उनके अंदर की आशा मर गई। जितने छात्र उस दौर में भी गए जेल, वो बाद में निकलकर कुछ न कुछ बने और उन्होंने ज़रूर सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके और चलते चले गए और अपने जीवन को बनाते चले गए। अंत में दो तीन जो बहुत रोचक वाकया याद आ रहा है कि जब ज़मींदारी प्रथा की ये बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा सुंदर है कि धोती सुखाने का एक एपिसोड है उसमें, और वो बहुत मज़े का एपिसोड है। तो ये किंवदंती थी कि बाबा की धोती थी जो वो आकाश में सूखती थी धोती। तो उसमें मतलब जाहिर है एज अ पाठक थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि आकाश में धोती कैसे सूखेगी। तो उसका बयान बड़ा खूबसूरत है। वो जो उनके घर का हेल्पर था वो लेकर जाता है धोती को और उसे धोकर हवा में उछाल देता है और हवा में वो टंगी रहती है। ऐसी किंवदंती थी और वो आंख बंद करके इंतज़ार करता है। फिर शाम होती है तो वो कहता है धोती सूख गई, अब प्लीज़ आ जाओ नीचे, इस तरह की बात वो करता है और धोती वाकई आके उनकी गोद में गिर जाती है। तो ज़मींदारी प्रथा के दौर में भी किस तरह की किंवदंतियाँ थी। जो आपका पेट्रन था, ज़मींदार था, वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द एक हेलो रचता था और रचते हुए अपने परिवार को तो चलाता ही था, लेकिन साथ साथ जब दूसरे तरह का पूंजीवाद जब शुरू होता है और सारी चीज़ें ख़त्म करके अंग्रेज़ जा चुके हैं, तब उस पूंजीवाद के आने से किस तरह भरभरा कर ना सिर्फ राजनीतिक व्यवस्थाएं टूट रही हैं और बड़ी खलबली है, बल्कि परिवार, जैसा प्रवीण ने कहा, परिवार बहुत ही बुरे ढंग से टूटते हैं और लोग सोचते हैं शहर जाना ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि होगी, हम वहाँ जाके अपनी नई दुनिया बसाएंगे और बिल्कुल संपन्न हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो गांव का वातावरण है वो ख़त्म होता चला जाता है और शहर जाकर कुछ लोग बस जाते हैं, लेकिन जो मानवीय संबंध हैं वो कैसे टूटें। इसीलिए उपन्यास अंत में इस बात को लेके बहुत पर्टर्ब्ड, बहुत दुखी होके, भले ही कोई ड्रामेटिक अंदाज में ये बात नहीं कहता है, लेकिन बहुत प्यार से वो कहता है, जब लोरा की आंखों से देखा जाता है कि अरे मतलब कौन इंतज़ार करता होगा। लोरा का भी जो गांव में छूट जाती है, माधोपुर में छूट जाती है, उसका हश्र भी कुछ अच्छा नहीं होता। और शहर जो चले आए हैं वो ज़रूर, दादी चली आई है, वो कुछ लिख रही है, पढ़ रही है, अपने आप को एंगेज करने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके बच्चे उसे पलकों पे बिठाए रखते, वो सारी बातें ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो कसक है, वो एक जीवन की जो सुंदरता थी, वो एक सहजता थी, सुंदरता और एक ऐश्वर्य था, उस जीवन में ऐश्वर्य था, वो भरा पूरा जीवन था, वो पूरी तरह से समाप्त होता है। और बहुत रीता महसूस करके अंत में कथावाचक, जिसमें 3-4 लोग हैं, लेखक खुद भी है, इस बात को ये नॉस्टैल्जिया की तरह नहीं महसूस करता है, एक बहुत बहुत रिक्तता की तरह महसूस करता है और यहीं पर उपन्यास ख़त्म हो जाता है। तो आत्मकथ्यात्मक भी, जो मैं शिल्प की बात कर रही थी, उस शैली में कई बार आत्मकथ्यात्मक बिंदु भी आपको मिलेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि ये इनकी कहानी है। कई बार उस आत्मकथ्यात्मकता में इतनी ताकत है कि लगता था कि ये मेरी ही गांव की कहानी है या मेरे ही छूट गए घर की कहानी है। ये इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैंने बहुत बहुत बधाई देना शुक्रिया वंदना जी। स्मृति पे जोर है लेखक का और वंदना जी ने भी वही बात कही। हिंदी के प्रख्यात लेखक
निर्मल वर्मा ने कहा था कि स्मृति मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और भौतिक है जितना कि कोई बस का टिकट खरीदता है या ट्रेन का इंतज़ार करता है, उतना ही भौतिक है मेरे लिए स्मृति। आपके वक्तव्य से ये बात बहुत खुलकर आई कि जीवन, जीव और प्रकृति, इसके साहचर्य में एक जिंदगी चल रही थी और ठीक इसी के बीच में औपनिवेशिकता आती है। वो अपने साथ मॉडर्निटी के कई टूल्स लेके इकट्ठे आती है। उसने क्या किया उसकी भी कथा है माधोपुर का घर। मित्रों, मैंने शुरू में ही कहा था कि हिंदी का माथा है अनामिका जी। उनको बुलाने से पहले 2 कविताएं हैं इनकी, जिसको पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं। मैं दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी खुलती गई। या फिर व्यंग में है कि अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते औरत, नाखून और बाल। तो हिंदी की वो माथा जिस पे हमें गर्व है, वो मैं आमंत्रित करता हूँ अनामिका जी को, कृपया आएँ और माधोपुर के घर पर थोड़ा विस्तार से बोलें। शुक्रिया। सभी मित्रों को प्रणाम। सुजाता और त्रिपुरारी जी को बधाई। अशोक जी बैठे हैं, प्रकाशक हमारे, उनको और जितने लोग हमारे परिचित हैं उनको विशेष धन्यवाद। कालिदास में दुष्यंत जब शकुंतला से मिलकर लौट रहा है, उसका रथ तो आगे बढ़ रहा है, मगर रथ में जो पताका लगी है पीछे की ओर, वो हमेशा पीछे मुड़कर फड़फड़ा रही है। जिसका भी रथ, मनोरथ, जितना आगे बढ़ता है, उसकी स्मृतियों की पताका उतनी ही पीछे घूम कर देखती है। हम जब बचपन में भूतों की कहानी सुना करते थे, तो एक पद आता था कि भूत खैनी चूना मांगते हैं और खैनी चूना मांग कर कहते हैं घूर ताक, घूर ताक। ये जो पूरा नॉस्टैल्जिया है, एक समय में उसकी आलोचना हुई थी कि ये अतीत गायन है, लेकिन अफ्रीकी साहित्य और पूरे के पूरे उत्तर औपनिवेशिक प्रयाण के बाद एशियाई साहित्य में भी री-मेमोरी के रूप में ये अलग तरह से सिर उठाकर खड़ा हुआ। मेमोरी जेनेटिक हो, इवोल्यूशनरी हो, रेशियल हो, किसी भी तरह की हो, वैयक्तिक हो, अपने भीतर देखने का एक माध्यम है। जब भी जीवन में कोई संकट घिरता है और बाहर देखते देखते आंखें थक जाती हैं, लोकगीत की भाषा में कहें तो दूखण लागे नैन, तब आदमी भीतर देखता है। और भीतर देखने का ये क्रम 2 तरह से शुरू हो सकता है। एक तो सिल्विया प्लाथ की तरह से, जो वो कहती हैं, Daddy, I've had to kill you. Right,
before I had time. जैविक पिता को हिटलर से, जो अपने को डैडी कहलवाता था, एकाकार करके सिल्विया प्लैथ पितृहंता भाव को एक बड़े रूपक की तरह प्रतिष्ठित करती हैं। सर्वोच्छेदन का जो पूरा एक प्रकरण चला कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो पीछे का सब उखाड़ फेंकना है, ये इसी के तहत चला। लेकिन मॉडर्निस्ट मूवमेंट में जो एक तरह का भूकंप था, जिसमें सब तरह के कला माध्यमों के शिल्प भरभरा कर गिर गए, आर्किटेक्चर से मीनारें, गुंबद, कथा साहित्य से यूनिलिनियर कथाएं, कविताओं से छंद, पेंटिंग से लैंडस्केप, म्यूजिक से जैज जैसा सिनकॉप्शन, वहाँ भी डिसरिदमिया, ये जो लय का टूटना है, यह जो स्ट्रक्चर का टूटना है, ये चाहे कला माध्यमों में हो या सामाजिक धरातल पर हो, इनमें एक तरह की एक सूत्रता होती है। ये जो माधोपुर का घर है, इसकी नींव में बेसिक नींव जो है वो इसी पैराडाइम, इसी प्रमेय पर आधारित है कि मैक्रो का माइक्रो से, पर्सनल का पॉलिटिकल से, सड़क की घटनाओं से और बाहरी आंदोलनों का से घर भीतरी आंदोलनों का जो रिश्ता है, पारिवारिक विघटन का जो रिश्ता है, ऊहापोह का जो रिश्ता है, वो नाभि नाल वाला है। बहुत बचपन में हम सब ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में या सूफियों के बारे में भी ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेज़ जो थे वो गंगा उस पार किसी को कोड़ा मार रहे थे और पीठ पर रामकृष्ण परमहंस के वो कोड़े की छाप आ गई थी। ऐसा ही होता है। जिन हमारे वंदना हमारे इतिहासकार खुद भी हैं, मुझे लगता है त्रिपुरानी ने भी इतिहास ही पढ़ा है। इतिहास के जो बड़े मोड़ आए बाहर के जीवन में, सेटलमेंट वाला, फिर 1857, फिर स्वाधीनता संग्राम, उसके बाद मंडल का मतलब मंडल का मंडल, भूमंडल, ये जो बहुत अलग तरह के फेज़ एक ही तरह का प्रत्यय लगाकर सामने जिस तरह की गतिविधियां और जिस तरह के भूकंप प्रस्तावित करते रहे, उसके समानांतर घर में क्या हो रहा है। इन्होंने एक नैरेटर की चर्चा की प्रवीण ने, दूसरे नैरेटर का संकेत किया वंदना ने, लेकिन आप सोचें कि दोनों के आपसी संबंध भला कैसे हैं। ये जो घरेलू पालतू जानवर है वो साक्षी है। वो एक तरह से युधिष्ठिर का कुत्ता है जो काल खुद है। युधिष्ठिर का जो कुत्ता उनको ले जाता है हिमालय तक, वो काल है, वो भैरव है, वो काल है जो उनको ले जाता है। यही काल है जो आपके पीछे हमेशा रहता है। दुनिया में कोई साथ छोड़ दे, काल पीछे नहीं लगना छोड़ता, और इसीलिए इसका साक्ष्य महत्वपूर्ण है। विलियम कार्लोस ने ब्लैकबर्ड की तरफ से, टेड ह्यूज ने कौवे की तरफ से, केदारनाथ सिंह ने बाघ की तरफ से, कविता में जो आख्यान चुने वो बाहर की दुनिया की ओर जाते थे। लेकिन घर में जो रहता है एक औरत और एक कुत्ता, उसका साक्ष्य अप्रतिम है।
वो औरत जो मैंने अभी पहले स्थापना दी कि बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, अंदर की दुनिया में, परिवार में और आत्मा में, उसके बीच एक सूत्रता है, एक इंटरकनेक्टेड वेब है। ये दोनों, ये पूरी दुनिया ही एक इंटरकनेक्टेड वेब है। तो उधर जो हो रहा है सो इधर हो रहा है। ये जो दादी हैं जिनकी डायरी का साक्ष्य लेके वो श्वान कहानी सुनाता है, कश्मकश की कथा सुनाता है वो बहुत सारी, बहिर्जगत से अंतर जगत की ओर प्रयाण करती हैं ये कथाएं, लेकिन अंतर जगत में ही रम के रहती हैं, ये बात ध्यान देने की है। और ये जो स्त्री है वो जब तक इसके बच्चे छोटे हैं, तिरहुतिया एक औरत जिसकी शादी के समय से ही बखेड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बारात में ही हंगामा हो जाता है, बारात, और जैसे तिरहुत की स्त्रियां उस समय होती थीं, कोहबर में ढिबरी के प्रकाश में थोड़ा सा चेहरा भखरा सिंदूर और काजल से पुता हुआ, थोड़ा सा एक झलक पति की मिलती थी। और वो पति अगर किसी कारण रूठ गया या उसको अपने पिता से किसी तरह का की रूसा फूली का रिश्ता है, तो वो जो आने वाली एक है उस पे वो किस तरह ट्रांसफर करेगा वो गुस्सा, उसकी शपथ उसी दिन ले ली जाती थी जिस दिन सप्तपदी पढ़ी जाती थी कि अब मिल गया एक बॉक्सिंग बैग, पंचिंग बैग। तो वो जिस तरह से वो, और बहुत शिष्ट ढंग से, ये पढ़ा लिखा आदमी है, संवेदनशील आदमी है, मौन रहता है, अपने पूर्वजों की तरह मारपीट नहीं करता, इसमें एक शाइस्तगी है, लेकिन वो किसी भी निर्णय में अपनी पत्नी को सहभागी नहीं बनाता। वो चाहे लोरा को लाने का निर्णय हो, चाहे जीवन के अलग अलग मोड़ों के निर्णय हो, वो फॉर ग्रांटेड लेता। और ये जो लड़की है, ये महादेवी वर्मा के युग की है। इसने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, इसने किताबें पढ़ ली हैं, इसकी आंख खुल गई है। अगर शिक्षा आंख है तो उसकी आंखें रोम रोम में खुल चुकी हैं। तो इसको दिखने लगा है, इसको दिखने लगा है वो जो नहीं दिखता था पहले, तो चुप्पी छा रहती थी, कुछ होता नहीं था। लेकिन इसका मुझे तो लगता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का पाठ स्त्रियों से ही सीखा था। चुप रह के कैसे प्रतिरोध किया जाता है, बिना बोले, एक दम साध के भी बिना रहकर कैसे प्रतिरोध किया जाता है। ये जब तक इसके बच्चे उजियाते नहीं हैं तब तक तो ये सविनय अवज्ञा की मुद्रा में रहती। मैं कह रही हूँ जो बाहर हो रहा है वो भीतर भी हो रहा है। इसकी भाषा के भी अलग अलग मोड़ हैं जो देश के अलग अलग मोड़ों की तरह हैं। सविनय अवज्ञा, उसके बाद जियो और जीने दो, फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, एकदम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद फिर जियो, मतलब जयप्रकाश आंदोलन की भी जिक्र होता है उसमें। जो चौथा, एक ज़हूर मियाँ के अलावा जो तीसरे भाई हैं उनका भी कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, और पिता से उनके संबंधों का ग्राफांकन भी बहुत सूक्ष्म हुआ है। जयप्रकाश आंदोलन के समय मुसहरी ब्लॉक में उन्होंने जो भाषण दिया था जयप्रकाश बाबू ने, मेरे भाई ने आके मुझे बताया था कि तुलसीदास को कैसे ट्रांसप्लांट कर दिया उस व्यक्ति ने। तुलसीदास की एक भक्ति की पंक्ति उठाई और उसको उसका राजनीतिक नई जमीन पे कैसे उसका ट्रांसप्लांटेशन करके उसकी अर्थव्याप्ति कैसे बढ़ा दी। ये होता है इंटरटेक्सचुअल डायलॉग। उन्होंने कहा, अब लो नसानी, अब न नसई हो। तो ये जो स्त्री है, ये इसके भीतर ऊर्ध्वबाहु एक संकल्प जगता है, अब लो नसानी, अब न नसई हो। कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं, लेकिन साम दाम दंड भेद बस इतना कि हम जो इतना प्यार कर सकते थे तुमको, हम प्यार नहीं करेंगे, हम अपनी धुन में रहेंगे, हम अपने भीतर चले जाएंगे। क्योंकि हम महादेवी वर्मा की किताबें पढ़ के, और उस समय जो ग्रामोफोन पर बहुत सारी जैसे
गौहर जान वगैरह का गाना सुन के, साइलेंट मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं, या उनके बारे में चर्चाएं सुन के बड़े हुए हैं, कैलेंडर पे हमने नई छवियां देखी हैं, हम में चेतना का विकास हो रहा है। तो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बहुत एक मज़ेदार बात, जो लोग बिहार के नहीं उनको पता है, रूठ जाने को बिहार में रूस जाना कहते हैं। और मुझे बहुत मतलब इसका बहुत अच्छा है। रूस किताबों की ही सुरंग है, जिसके चलते, जिसमें घुसती हुई लड़कियां, औरतें, नवशिक्षित स्त्रियां एक यूटोपिया में चली जाती हैं। रूस ही चली जाती हैं, रशिया चली जाती हैं, वो एक यूटोपिया में चली जाती हैं। किताबों की सुरंग से, अपने इमीडिएट से वो प्रयाण कर जाती हैं। ट्रांस पर्सनालिटीज हो जाती हैं। मनोविज्ञान 3 तरह की पर्सनालिटीज़ की बात कहता है। एक तो ये पर्सनालिटी जो विकसित ही नहीं हुई बेचारी, डी पर्सनालिटी जो हुई लेकिन विकृत हो गई, और ट्रांस पर्सनालिटी जैसे स्वयं महादेवी वर्मा थी, अटाक पटाक उठ गए, छोड़ दिया हमने सब, रहो तुम, हम यहाँ हैं। तो ये जो था ट्रांसेंड करने का तेवर, इसकी भी बहुत अच्छी विवेचना है। और एक रूठी हुई मानिनी नायिका जो मन ही मन रूस चली गई है, रूस गई है, उसको मनाने का किसी को नहीं सूझता, जबकि उसका नायक धीरोदात्त नायक है। ये जो बाबूजी हैं, ये दादा लोरा के बाबा हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें कोई बुरी आदत नहीं। वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र में जितना उद्योगी कोई हो सकता है बेचारे हैं। गन्ना का करते हैं एक्सपेरिमेंट, गाय वाय का भी, डेयरी वेरी का भी करते रहते हैं। ग्रैंड फेलियर्स से भरा हुआ है उनका जीवन, और ग्रैंड फेलियर्स उसी का होता है जो ग्रैंड हो, उसमें एक तरह का ग्रैंडियर है। तो उसके बावजूद, और गांव के हर व्यक्ति से, चाहे वो मल्लाह हो, जिनके बारे में बड़ी अच्छी टिप्पणी इन्होंने दी है, कहीं कहीं सोशियोलॉजिकल बड़े अच्छे, नीलहा कोठी के समय के जो सबॉल्टर्न समाज हैं उसके बारे में त्रिपुरारी जी ने बहुत ऑब्जर्वेशन दिए हैं। मल्लाह जो हैं वो कहते हैं कि क्यों वो आखिर मछली खा के मल्लाह किसी तरह पुष्ट हो जाते हैं, और गाय का बचा हुआ दूध पी के ग्वाले किसी तरह पुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं जो इधर उधर हैं ही, लेकिन बावजूद इसके इस नैरेटिव की ताकत ये है कि एक अच्छा, मतलब दो लोगों में, दाम्पत्य में एक अजब चीज़ है। दाम्पत्य जो है वो खासकर तिरुतिया दाम्पत्य 9 रसों का समाहार है। मतलब श्रृंगार से भले ही यात्रा शुरू होती होगी, लेकिन वो रौद्र विभत्स वगैरह होते होते अंत में करुण में विलीन हो जाती है। 9 रस हो जाते हैं मतलब सभी रस, सब रस। तो इसका इतना सुंदर आभास एक बच्चा देख रहा है, कुत्ता ही नहीं देख रहा। एक बच्चे को कितना तनाव होता है उस कश्मकश में। जो बच्चा तर्पण, एक तरह से देखिए तो ये तर्पण है, माँ का भी तर्पण है, पिता का भी तर्पण है। एक बच्चा जो देख रहा है कि ना मेरे माँ में कोई ऐसा दोष है। इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें किसी का दोष नहीं होता। हर 2 मेटल का अलॉय नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, इसमें किसका दोष कहें, नहीं है दोष किसी का। लेकिन ट्रेजेडी तो ये है। और बच्चा इस कश्मकश में अंत में जो पिता की स्मृति जाती है, वह कहते हैं जानते हो बेटा, तुम्हारी माँ शायद मुझे जहर दे रही थी, तो बका जाता है। एक ऐसा बच्चा जो असमंजन की स्थिति देख चुका है और जीव दया तक जिसका चित्त विस्तार हो चुका है, वो एक तरह से तर्पण करता। हावर्ड्स एंड, एक ही बात कह के मैं अपनी बात अब ख़त्म करना चाहूँगी। हावर्ड्स एंड एक किताब है E.M. फॉर्स्टर की, उसमें भी इसी तरह युग संधि पर खड़े हुए एक घर की कहानी है, उस पर फिल्म भी बनी। वहाँ लेकिन एक घर है
और 2-3 तरह के लोग हैं। एक मटेरियलिस्टिक परिवार है, एक थोड़ा सा आइडियलिस्टिक परिवार है, और एक परिवार है जो कि अब उसका विलीन ही हो जाना है उसको। वो क्लार्क है जो दिन भर किताबें पढ़ता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि किताब पढ़ के हम कहीं पहुंच जाएंगे। और एक वेश्या है बेचारी जो मजबूरी में वेश्या बनी है, उससे वो विवाह करता है और अंत में वो दोनों तो तबाह हो जाते हैं, लेकिन 2 तरह के वर्ग साथ हो जाते हैं। मुझे लगता है युग संधि पे लिखी हुई ऐसी कहानियाँ एक घर से अगर 2-3 घरों के संबंध विनिमय पर आती हैं, मतलब अगर और विस्तार पाती हैं, तो एक अलग तरह का मॉरल इंक्वायरी, उपन्यास क्या होता है, एक तरह की मॉरल इंक्वायरी होती है। तो मॉरल इंक्वायरी के लिए 2-3 अगर पट होंगे ना, और उनके अंतर वैयक्तिक संबंधों पे और अधिक प्रकाश होगा, तो ये फिल्म स्टडीज़ के अनूठे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि अगली किताब में ये भी हो जाएगा। बहुत बहुत आभार अनामिका जी। अभी तक मैं सोच रहा था कि ये उपन्यास प्रकृति, परिवार और व्यक्ति के तीनों के टूटन की कथा है, लेकिन थोड़ा और पीछे आप ले गई। और कालिदास के ही समय के एक कवि थे भवभूति, उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ही रस है, करुणा, और करुणा इंसान बने रहने की पहली और आखिरी शर्त है। करुणा से आपने देखने की कोशिश की इस उपन्यास को। और ये चश्मा आपका, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी। वो अक्सर क्लास में एक बात कहते थे कि अज्ञेय और जैनेंद्र को पढ़ो तो लगता है कि फिलॉसफी के आगे दर्शन क्या है, बहुत छोटी। फिलॉसफी के आगे जीवन क्या है, बहुत छोटी सी चीज़, पिद्दी सी। लेकिन अगर तुलसीदास और प्रेमचंद को पढ़ो तो लगता है कि जिंदगी के आगे फिलॉसफी क्या है, बहुत छोटी चीज़। आज सच में इस उपन्यास में जीवन है। कई बार दर्शन से शुरू हुआ उपन्यास एक ऐसे अंतरिक्ष में चला जाता है जहाँ से आवाज़ वापस नहीं आती। ये अंतरिक्ष का उपन्यास नहीं है, परिवारों का उपन्यास है। और बहुत खूबसूरती से अनामिका जी ने अपनी बात रखी। मैं बस उनकी ही बात में जोड़ रहा था। एक चीज़ कहना भूल गया कि इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका जी को मिला है। एक बार फिर से दूसरा राउंड है सवाल जवाब का, लेकिन मैं मनोज सर से आग्रह करूंगा अगर बोलना चाहें तो। ना बिना पढ़े क्यों से बोल दूं? अच्छा, मुझे लगा कि उसी समय मिल गया। अभी तो किताब दी है। ठीक है, चूंकि आप बहुत आप 2 शब्द। कुछ नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं संसद में भी बिना पढ़े बिल पे नहीं बोलता, और संसद में तो अब बोलने की परंपरा भी नहीं रही। तो मैं सिर्फ मैं बहुत दिनों से, मुझे किताब अभी मिली, जितना मैं अभी सुन पाया इस प्रवीण से लेकर के राग जी एंड देन अनामिका जी, मुझे सिर्फ मानना है कि शायद ये सिर्फ इनके घर की, इनके गांव की कहानी नहीं होगी। क्योंकि जब बात हो रही थी तो मैं भी अपने बाबा को ट्रेस कर रहा था, हमारे घर के। तो ये कमोबेश मैं समझता हूँ कि नवोदारवादी दौर के पूर्व की नोस्टैल्जिया की भी कथा है। और अब तो दुनिया के कई मुल्कों में लोग नवोदारवाद के जो लक्षण दिख रहे हैं, व्यक्तिवाद की इंतहा के बाद लोगों को लगता है कि सामूहिकता में ही ज़िंदगी है। मैं ऐसी नहीं बात कर, व्यक्तिगत आज़ादी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सामूहिकता में ही शायद हम सबका भला है। मैं ज़हूर मियाँ वाला वो आपने जो जिक्र किया, तो मतलब ईदगाह, मैं समझता हूँ कि कितनी कहानियाँ पढ़ी होंगी उसके बाद, कितने उपन्यास पढ़े होंगे, लेकिन वो चिमटा आज तक हम सब के जहन से गया नहीं है। तो मैं तो त्रिपुरारी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब अगली बातचीत जहाँ होगी मैं पढ़ के आऊँगा और मैं पैनल में बैठूंगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद मनोज सर। कुछ सवाल जवाब होंगे साथियों।
कोई सवाल अगर हो तो लेखक से आप लोग सीधे यहीं पूछ सकते हैं, माइक आप लोगों के सामने है। हम दर्शकों से भी आग्रह करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं ही करता हूं। त्रिपुरारी सर, आपकी तरफ पहला सवाल ये है कि ये आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसकी जगह आपने आत्मकथा लिखने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उपन्यास का एक अपना शिल्प भी होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आत्मकथात्मक ढंग से जुड़ी हुई हैं, तो उपन्यास ही क्यों लिखा आपने? मतलब ज़्यादा ऐसा है कि ये न तो आत्मकथात्मक है और न ही आत्मकथा बनने की कोशिश करता है। इसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, मैं लिखना चाहता था कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैंने अनुभूत किया जीवन में और जिनके बारे में थोड़ा बहुत दार्शनिक तौर पर भी विश्लेषण करने की क्षमता हम अपने अंदर में पैदा कर पाए। तो आत्मकथात्मक लिखना तो खैर वो अलग बात रह गई। ये ज़रूर है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं और ख़ास करके कथा जब लिखते हैं तो उसमें भले ही सीधे तौर पर ना, लेकिन कहीं न कहीं छुपे रूप में आपकी आत्मकथा भी बुनी हुई रहती है। कोई भी लेखक, कोई भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति से बच नहीं सकता है। कुछ दूर तक बच जाए, कुछ समय तक बच जाए, कुछ संदर्भ में बच जाए, वो अलग बात है, लेकिन अंततोगत्वा कहीं न कहीं वो आत्मकथात्मक छाप आपके लेखन में आएगा ही, चाहे वो साहित्य लेखन हो या कविता हो, जो भी हो। तो लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक अनासक्त भाव बरतना बहुत ज़रूरी होता है कथावाचन में। और मेरे ख़्याल से यही अनासक्ति का भाव जो है वो कथावाचक की सबसे बुलंद आवाज़ होती है, क्योंकि तब आप अपनी कमज़ोरियों के गिरफ्त में नहीं आते। तो उस अनासक्त भाव को बरत पाने के लिए, उसी को अनवरत तौर पे खड़ा रखने के लिए मैंने इन सब चीज़ों का सहारा लिया। लोहरा का और दादी की डायरी और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, सिनेमा का आदमी रहा हूँ, तो सिनेमा में भी हमारे मित्र सुधीर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हैं। अब सब किस्म का सिनेमा आप देखते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन वास्तव में कौन सा सिनेमा, कौन सा फिल्म आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है? मैं किसी इमोशनल एपिक की बात नहीं कर रहा हूँ या इमोशनल स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल में बात कर रहा हूँ। तो जैसे सिनेमा में वैसे ही साहित्य में यह निश्चित है कि उसी सृजन का एक अनवरत महत्व रह पाएगा जिसमें दास्तान और दस्तावेज दोनों साथ साथ हैं। दास्तान कोई भी तय कर सकता है, दास्तान कहानी आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसमें कहानी कथा वाचन की शक्ति हो, वो दास्तान लिख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। लेकिन एक पूरी जो बात है, अब उसके लिए अब उसको आप समग्रता में कहना चाहें या जिस तरीके से भी कहना चाहें, पूरी बात मुकम्मल तब तक नहीं हो पाती है जब तक कि आप दास्तान के साथ साथ एक दस्तावेज़ नहीं तैयार करते। और यही कारण है कि अच्छा सिनेमा भी आप जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि अपनी पूरी कहानी में एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करता है।
there is an invisible, interviewing of documentary in every good cinema, any good cinema. आप वो फ्रांसिस फोर्ड कपोला की इतनी प्रसिद्ध फिल्म थी एपोकलिप्स नाउ देखिए, सीधे कुछ तो वियतनाम वार के बारे में उसने दिखाया नहीं, लेकिन एपोकलिप्स नाउ को देखने के बाद आपको अंदाज लगता है क्या हुआ था मानवीय संवेदना के स्तर पर वियतनाम वॉर के समय में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब मुझे ऐसा लगता है, अनामिका जी बैठी हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, हो सकता है और कुछ विचार होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दास्तान और दस्तावेज को साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी किस्म के सृजन कर्म में। कोई और सवाल? माइक। टिप्पणी नहीं, सवाल केवल चाहिए, ये आग्रह है। हाँ बोलिए। अरे माइक उधर से पहले आया था सवाल किसी ने। हाँ सर, आप सवाल नहीं, केवल सवाल सर, टिप्पणी नहीं ना। ठीक है सर, सवाल ये। हाँ छोटा सा सर। अभी की परिस्थिति के लिए क्या संदेश है? इतना बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ मालाकार भाई, और न मैं इतना बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ कि संदेश दे पाऊँ आज के इसके लिए। ये काम आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। हाँ, आपका सवाल। नाम भी बता दीजिए। हाँ बताइए। I never said an objective tone. मैंने कहा अनासक्त भाव। जी जी। अनासक्त is not the same as objective. There are very definitive points of view, some of which have been pointed out by Vandana herself in the whole story. I mean, what is Zahur Mia's story in this thing, and I think it has been very. I mean, for somebody who wants to read between the lines, it's very apparent. बहुत सीधे तरीके से हमने उसमें कहने की कोशिश की है कि कितना सहज होता था या हो सकता था रिश्ता दो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में भी, जब ये जो फालतू की मध्यस्थता नहीं, समाज की जो ये फालतू की चीज़ें फालतू की मध्यस्थता नहीं करती थी, तो कितना सहज हो सकता है वो रिश्ता, जैसे कि एक बाप बेटे में हो सकता है, जैसे बाबा और ज़हूर मियाँ के बीच में। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उसमें, तो दे आर वेरी डेफिनेट पॉइंट्स ऑफ व्यू इन दैट। तीसरा सवाल। सवाल सर, सवाल। मुझे ऐसा लगता है कि माधोपुर का घर मैंने और मेरी पत्नी साधना, हम दोनों ने
नहीं, लेखक ने तो इनकार किया, ये आत्मकथात्मक नहीं है। वो ठीक है सर, सवाल है तो बताइए आप। अगला सवाल, नहीं पीछे से निकलना चाहते हैं। हाँ हाँ निकले। हाँ पीछे से प्रश्न। कॉन्शियसली कुछ नहीं। हाँ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ही। मेरे दो सवाल आप लोगों से हैं। एक तो अनामिका मैम से है कि डीकोलोनाइजेशन की थियरी इस समय बहुत तेज़ी से चल रही है। आप देख रही हैं कि कई लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। क्या ये उपन्यास पढ़ते वक्त कुछ वैकल्पिक चीज़ें दिमाग में उभर रही थी या उनके प्रति अनुराग पैदा हो रहा था? वो सामंतवाद के प्रति अनुराग नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ डीकोलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपसे ही पूछ सकता हूँ मैं। डीकोलोनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा योगदान है, जैसे कोको कोला के प्रचार में कह के प्रतिपक्ष में पेप्सी का कहते थे, या पेप्सी के प्रतिपक्ष में देयर इज़ नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। पर्सनल हिस्ट्री में और इंटरपर्सनल बॉन्ड्स में भरसक एक सेक्रेट स्पेस अभी बचा हुआ है, एंड देयर इज़ नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। इसीलिए चिट्ठी पत्री, मेमोआर, पर्सनल हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, एथनोग्राफी तक सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज की मान्यता पाते हैं, क्योंकि वो पीछे से जो और मतलब जिसको प्रायोजित इतिहास नहीं है, जो अंदर से उपजा है, स्मृतियों से उपजा है, उसको मान्यता दिलाने का बहुत बड़ा काम इसने किया। जहाँ तक फ्यूडलिज्म के विलय का सवाल या किसी भी इज्म के विलय का सवाल है, रेसिड्यूअल हमेशा, जैसे मैंने कहा कि रथ अगर आगे जाता है तो कुछ पीछे छूटता और हमेशा सब कुछ उखड़ नहीं जाता। सर्वोच्छेदन एक मिथ है। जो भी फ्यूडलिज्म भी तिरोहित हो गया, और दुनिया में सत्य हमेशा, सत्य की एक ताकत है कि वो बाइनरीज में प्रकट ज़रूर होता है, लेकिन उस दोनों बाइनरीज में एकात्मता होती है। तो और दुनिया में इसीलिए मतलब सत्य को समझना है तो रात और दिन और औरत और मर्द और फ्यूडलिज्म और फलाइज्म करना होगा, लेकिन दोनों के बीच जब आवाजाही होगी और दोनों में हायरार्की नहीं होगी। कोई भी चीज़ जो ऐसी दुनिया में, पापा कहते थे मेरे, फोटोग्राफर जानते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा चेहरा नहीं है बेटा जो किसी न किसी एंगल से सुंदर ना हो, और इसका विलोम भी सत्य है। मतलब कि कोई चेहरा किसी को इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एंगल से कुरूप नहीं हो। तो यही हर तरह के इज्म के बारे में भी कहा जा सकता है कि हर फ्यूडलिज्म में जो ये एक पर्सनल टच वाला एलिमेंट था। मैं जब किसान आंदोलन हुआ तो यही सोच रही थी कि किसान इतना मशीनों के और बैठने से क्यों डरते हैं, किस लिए? इसलिए कि उनके कान नहीं होते। फ्यूडलिज्म में एक उसके साथ खासियत थी कि वो जिम्मेदारी लेता था। ज़हूर में यहाँ कहीं एक प्रसंग नहीं है, मल्हार जो वो एक मल्हार है उसका भी प्रसंग है, एक गोप है उसका भी प्रसंग है। किसी को अगर ज़रूरत है, क्राइसिस है, तो उसको पेट्रनेज देना और उसको अपना मानना। अपने बच्चे को भी तो गोद उठाते नहीं थे। प्रेम और घृणा का संघात होता था, ज़रूर होता था, सभी रिश्तों में होता था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सुनते नहीं थे। फरियाद का एलिमेंट बाकी रहता था और पेट्रनेज का। यही किसानों को सबसे नागवार गुजरा होगा। अगर मशीनें बैठ गई तो फिर फरियाद नहीं सुनेंगी, वो कभी नहीं सुनेंगी, मशीन हो बना देंगी। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों की सर्वोच्छेदन के खिलाफ एक मुहिम जो छिड़ी है, उसके हिसाब से भी ये किताब पढ़ी जा सकती है। और
जाते हुए में जैसे हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्यार करने लायक होता है, वैसे हर गए ज़माने में भी कुछ न कुछ याद करने लायक रहता है। इसी दृष्टि के साथ ये उपन्यास बहुत रचा। सुंदर जवाब, शुक्रिया। एक थोड़ा परेशान करने वाला सवाल वंदना जी से। विमर्शों का दौर चल रहा है, चूँकि आप थोड़ा विमर्शों से अलग भी हैं, कई अर्थों में आप क्रॉस करती हैं, इसलिए सवाल। हमारे दो गुरु थे और दोनों दो छोर पे थे, एक उत्तर आधुनिकता के प्रबल समर्थक और एक विरोधी। जो विरोधी थे वो सीनियर थे, वो कहते थे कि उत्तर आधुनिकता जो है वो चीज़ों को संबंधों में नहीं वर्चस्व में देखती है, इसीलिए हमारा विरोध है। मतलब आज के दौर में जबकि विमर्श चल रहे हैं, त्रिपुरारी जी का जो ये उपन्यास है, ये आप देखेंगे कि विमर्श नहीं है, जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में करुणा और मनुष्यता के एक चक्र में है। ये खतरा नहीं है आज के दौर में इस तरह का उपन्यास लिखने का, जहाँ विमर्शों का विलोप है और जो समाज है वो अटूट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये ना समझें कि समाज में यथार्थ है ही नहीं? मतलब विमर्शों के कंटेंट में बोलो। आप कह रहे हैं कि विमर्श नहीं है। मैं तो मानती हूँ आज सबसे बड़ा विमर्श जिसकी ज़रूरत है, मानवता का विमर्श, इस किताब में बखूबी दर्शाया गया है। और एक बात जो बार बार उभर के आ रही थी, जो इनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरह के स्टीरियोटिपिकल विमर्श की आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे अस्मितावादी विमर्श की गुहार ये उपन्यास नहीं लगाता, लेकिन इसमें खतरा नहीं है, क्योंकि ये उपन्यास गुहार लगाता है मानवता के पक्ष में। इसीलिए अपना एक नया स्टेटस रचता है, एक नया विमर्श ये खुद रचता है। इसको किसी दूसरे स्थापित विमर्श के ढांचे को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो बार बार होता है कि उन्होंने भी पूछा तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं ही जवाब दे दूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये उपन्यास क्या मैसेज देता है। खींच लीजिए उसे। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये उपन्यास क्या मैसेज देता है? बिल्कुल जाहिर सा, बिल्कुल क्लीन सा, बिल्कुल लेखक का एक जो बिलीफ है उसके पक्ष में वो देता है। जब वो एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने पहले भी इशारा किया था, और मुझे वही बात सबसे अच्छी लगती है इस उपन्यास की, कि वो एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर आपको बताना नहीं पड़ता था कि आपका नेबर जो है वो हिंदू है कि मुसलमान है या किस जाति का है। इसमें एक बहुत अच्छा एक दुनिया है जो रुई धुन रहा है और उसको मार रहे हैं जब, तो वो कहते हैं कि इतना नहीं, हाँ, कहती है कि इतना नहीं मारो कि मुसलमान पूजना पड़े। ये बात एक लोकोक्ति की तरह कही गई है, लेकिन इसके कितने गहरे मायने हैं कि आप, मैंने पहले भी कहा था कि रोटी बेटी का संबंध नहीं है, वो अदर है मुसलमान, लेकिन उसकी स्वीकृति जो है आपके जीवन के जो मोस्ट आत्मीय पक्ष होते हैं, मोस्ट रियल पक्ष होते हैं, उसमें है। तो वो जो ये खड़े होते हैं उस पक्षधरता के लिए, यही इनका विमर्श है। मुझे ऐसा लगता है इस उपन्यास में, मैंने ये टेक अवे है मेरा, कि जिस सहज सरल समाज की संरचना थी जिसे आज हम टोटली छिन्न भिन्न देखते हैं, वही रियल समाज था, और उसमें हमें किसी को थोपना या बताना नहीं पड़ता था कि तुम्हारी अस्मिता ये है, जागो, तुम्हारी अस्मिता ये है, तुम जागो। ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत सहजता से चल रहा था। हाँ, दूसरी बात, एक जो अनामिका जी ने कही वो स्त्रियों की बात थी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि स्त्रियां बोलती नहीं थीं, और इस उपन्यास में भी बोला नहीं जाता था। लेकिन उस दौर में जो महादेवी के दौर की बात कही है, मौन ही उनका अचूक प्रतिरोध का हथियार था, जिसको प्रकट करने से, उस प्रतिरोध को जीने से कोई किसी को रोक नहीं पाता था। और बाद में इन्होंने इस पे भी कमेंट्स किया है, जब आप पढ़ेंगे, कि कैसे
जो ऊंची जातियां थीं उनमें तिलक दहेज और इस तरह के विवरण मिलते थे। और आज समाज कितना बदल गया है, जब साइकिल की बात आती है कि साइकिल से लड़कियां महिलाएं जा रही हैं और फिर वो याद करते हैं कि अरे वो तो अगड़ी जाति की महिलाएं तो पर्दे में रहा करती थी, उनको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। उस पे भी कमेंट्री है। बहुत शुक्रिया वंदना जी। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, कुछ सवाल और सवाल पीछे हो काफ़ी देर से। सर पूछिए। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम आशीष, कवि पत्रकार था, अभी हूँ। पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए पुस्तक पर कहानी पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, वो आज रात हो जाएगा। जब आप कोई पुस्तक उठाते हैं तो एक तरह से मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ, आप क्या करते हैं, समय लिए पीछे देखेंगे और आगे देखेंगे। तो जब आगे देखें तो एक छोटा सा पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूसेस द ऑथर, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो उससे जो पढ़ने वाला होता है उसके मन में एक फ्रेमवर्क बनता है कि ये ऑथर कौन है। तो हम जब पढ़ते हैं सिर्फ शुक्लादि शरद हैं, स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े थे, फिर जेएनयू में पढ़े, आईएएस की नौकरी में थे, सेक्रेटरी थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपका पूरा जब व्यक्तित्व सामने आता है तो एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा समय, आई डोंट नो अदरवाइज, मिस किया हुआ है उसको। तो सर समझ रहे हैं, वो एक 7 साल 6 साल का समय था जिससे कि आप वो फ्रेम में आते हैं। वो समय था, 3 शब्द मैं खोज रहा था वहाँ पर, वो 3 शब्द हैं सैनिक, स्कूल, तिलैया। 2 शब्द यहाँ नहीं है। उसका उसका महत्व इसलिए है कि नहीं, सवाल सर सवाल यही है, मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि ये मिसिंग क्यों है। जनरल एडमिरल और एयर मार्शल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वहाँ से कोई प्रकाश झा बन जाता है, वहाँ से कोई चंद्रशेखर बन जाता है और सिवान में मारा जाता है, तो ये डिवीजन क्यों है? आत्मकथा है ही नहीं, ये तो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो क्यों? तब तो 50 चीज़ के बारे में पूछ सकते हो तुम कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, चिलाना नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर कि सवाल दूसरे से। सर बहुत कम समय है, प्रश्न और कोई और हम हैं, बल पूछिए। जैसा सुधीर ने कहा कि पिछले 2 दिन में हम लोगों ने बहुत ही इंटेंसली इस नॉवल को साथ साथ पढ़ा, तो मैं किसी संदेश समीक्षा वाले मोड में नहीं हूँ अभी। मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गए थे हम दोनों इस नॉवल में। तो मेरा एक वो पाठक वाला सवाल है, जब एक कहानी, क्योंकि वो जिंदगी नहीं है, उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते थे जाने के, उसके बहुत सारे अंत हो सकते थे, बहुत सारी शुरुआत हो सकती थी। तो सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं, और मैंने जिस तरह से पढ़ा या हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा, उसमें वो दोनों पुत्रों की कहानी, बेबी और लौला की कहानी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट थी। इसलिए मतलब एक लेवल पे ये कह सकती हूँ कि मुझे दादी पर बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। लेकिन एंड में एक सवाल आपसे, एक ऑथर की तरह, वो एंड में टीपू उसको, लौला को लेके क्यों नहीं गया अपने साथ, छोड़ के क्यों गया? अब ये तो कोई बात नहीं है ना, वो तो कोई मन में चोट रह जाए शायद इसलिए। पूरा उपन्यास तो मजबूरियों का उपन्यास है, सारी मजबूरियाँ ही तो हैं। घर का बिखरन, घर का बिखराव, घर का टूटना, वो क्या जानबूझ के करता है आदमी? तो समय के द्वारा थोपी गई मजबूरियाँ होती हैं, उसी के प्रभाव में, दैट इज़ द डिटर्मिनिस्टिक फोर्स। तो यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। हाँ बोलिए उषा जी। एक चीज़ में मुझे थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ, बाकी सब संदर्भ बहुत अच्छे से, और अंचल से होने की वजह से मुझे बहुत कुछ रिलेट भी मैं कर रही हूँ। एक सवाल आप दोनों से, आपने चूँकि उस संदर्भ को बहुत अच्छे शब्दों में और
तो अनामिका जी ने तो पूरी बात कही ना कि इन्होंने फिल्म की बात कही, मैं वो भी कहना चाह रही थी पर वो टिप्पणी हो जाती है। लेकिन आपको लगता है कि उस एक वाक्य से वो 5 साल का मौन कथा में आप रोज जिसको फल वाले की दुकान पर देखते हैं उसकी दास्तान नहीं लिखते हैं, है ना। जब भी कोई दास्तान लिखते हैं तो उसमें कुछ अपनी पिक्यूलियरिटी तो होती होगी ना। तो नहीं, तो इस संदर्भ में 5 साल का मौन वही तो है ना, वही तो एक बड़ा पिक्यूलियर किस्म का व्यक्तित्व है। हर आदमी के व्यक्तित्व की अपनी अपनी कुछ खासियत, खूबी, खामी सब होती है ना। तो कभी कभी होता है, बहुत सारे परिवारों में आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल। तो प्रेमचंद की कहानी थी, बड़े बड़े घर की बेटी। मैं आपको बता दूं अनामिका जी, उषा जी हमारी सहकर्मी रही हुई हैं, दूरदर्शन की एडिशनल डीजी रही हुई हैं, और आप ज़रूर मिली होंगी इनसे दूरदर्शन के दौर में। जी देखा था शायद। आपको बड़े घर की बेटी कहानी याद होगी ना। यहाँ ये बारात जब आती है ना, मुझे हमेशा लगता था कि बिहार में गालियाँ गाई क्यों जाती हैं। वो एक तरह का थेराप्यूटिक रिलीज है। इतना बिहार शादी के समय कन्फ्यूजन होता है वर्ग वैषम्य के। मुझे लगता है कथा में एक सूत्र है, वो कहते हैं कि बड़े घर से आई है। ये एक खास तरह की गांठ तो इसी पूर्वाग्रह से पड़ जाती है कि पता नहीं कौन से तेवर लेके आए, ऊपर से वो पड़ भी जाती है उसके बाद उसके चारों बच्चे सफल हो जाए और बेचारी का एक बच्चा मर जाता है। इतने त्रास झेल के वो चुप ना हो तो करे क्या। और ईच मैन किल्स द थिंग ही लव्स, ये ऑस्कर वाइल्ड की लाइन है कि आदमी जिसको प्यार करता है उसको कचोट मारता है। ये भी होता है, जिस पे हक समझता है उसको जीने नहीं देता तो ये अति परिचय का दोष है। अरुचि अनादर हुए रहीम को याद करिए अति परिचय के दोष से क्या है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट का बहुत अच्छा भाष्य है वो। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट कुछ नहीं, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। तो हम सब जो है ना वो भीलनियों के हाथ से जलता हुआ चंदन चंदन का काठ का वृक्ष, कौन लड़का कौन लड़की, जेंडर न्यूट्रल वो हो जाता है। फॉर ग्रांटेड जिसको भी आदमी लेता है उसको बहुत तंग करता है, उसको पंक्चर कर देता है। ये सब पूरी दुनिया का त्रास उसको दे देता है, क्योंकि वो सबको जवाब नहीं दे सकता। एक ही आदमी मिलता है जो उसी पे निकाल देता है, भड़ास निकाल देता है। ये होता है। ये ऑस्कर वाइल्ड बेचारे ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा लेकिन हम लोग सब पे ये लागू है कि ईच मैन किल्स द थिंग ही लव्स। तुम इससे हम इससे मोहब्बत, हम इससे लड़ाई, अरे मार डाला तो ये बात लंबी जाएगी, बाद में भी इस पे परिचर्चा कर सकते हैं। सवाल खत्म नहीं होते, सवाल कई बार खुद में भी जवाब होते हैं। हर लेखक के पास हमेशा कुछ न कुछ बचा रह जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सर, क्या कोई ऐसी बात है इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया को लेकर जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपकी अनुपति से ठीक है? तो मित्रों, रचना प्रक्रिया पर तो बोल दीजिए त्रिपुरारी जी, कैसे कैसे किसकी ये पूरा जो वितान है उसके प्रति क्षण सुन के प्रति संसार रचना कैसे कैसे किन चंक्स में लिखा होगा, कैसे लिखा होगा। अच्छा, एक मुझे बहुत हिंदी में इन्होंने लिखा, इन माता पिता का तो तर्पण किया ही जिस लेखक ने किया, और हिंदी भाषा का भी उसको भी माँ ही समझ के अगर रखा जाए तो हिंदी लिखने
का जज्बा बना के रखा, ये भी एक तरह की बहुत मुझे लगता है कि बड़ी बात है। और हिंदी की प्रतिष्ठा उस समाज की प्रतिष्ठा है जिस वंचित विमर्श की बात अभी कह रही है वंदना। वंचितों की जो भाषा है, हमारे परिवेश की जो भाषा है, जो आदमी अंग्रेज़ी लिख सकता है, बोल सकता है, वो अगर अपने परिवेश की भाषा में लिखता है तो इससे ये भी पता चलता है कि उसका संबोध्य कौन है, उसकी आँख कहाँ है, वो किस तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है। मुझे लगता है ये एक क्रूशल एग्जिस्टेंशियल चॉइस है, जिसके लिए भी मैं इनको बधाई देती हूँ। सर एक सवाल ले लेंगे, एक सवाल बस। पंकज शर्मा समाचार पत्र मीडिया से हूँ। हालांकि मैंने अभी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसा सुना लोला और दादी की वो कहानी, तो वो एक उपन्यास जो आपने लिखा, कभी भी कोई हम रचना करते हैं दिमाग में विचार होता है, या पात्रों का जो आपने चयन किया, कालखंड का जो चयन किया, वो कहाँ से आपका विचार जन्मा, आपका जो आपने चयन किया इनका, मतलब कहाँ से प्रेरित हुआ, छोटा सा बीज जो अंकुरित हुआ होगा, और जो इस प्रोसेस में आपको कहाँ कहाँ किस तरह का अनुभव रहा होगा, इसका थोड़ा बताएं उपन्यास लिखने के दौरान तमाम तरह के। आपसे पूछा जा रहा है? नहीं, आपसे आपसे आपसे। अपने आप से कैसे पूछा जाएगा? देख रहे हैं आपकी तरफ, देख रहे हैं, मुझे फील मिला है कि आपसे पूछा जा रहा है। ये तो बहुत लंबी कहानी होगी, लेकिन बहुत संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, आदमी अपने जीवन के उहापोह से तो रगड़ता भिड़ता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी आपको गहरा चिंतन करने पर मजबूर कर देती हैं। तो वैसे ही जैसे मैं मूलतः तो शहरी नागरिक हूँ, परवरिश शहरी परिवेश में हुआ, लेकिन गांव का आदमी हूँ और बराबर जाता रहता हूँ, जाता रहा गांव। तो कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल ज़िंदगी के बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उठते हैं। तो गांव में मैंने देखा पिछले 40-50 वर्षों में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया हम लोगों के गांव में। मैं नहीं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के गांव में और कर्नाटक के गांव में, हमारे नॉर्थ इंडिया खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के गांव में जो बहुत बड़ा बदलाव आया, वो बदलाव था कि आप जाने लगेंगे, गली से गुजरेंगे, गांव के रास्तों से गुजरेंगे तो जो बहुत सारे घर आपको मिलेंगे जिसके बारे में आप तहकीकात करना चाहेंगे कि कौन रहता है यहाँ पे, तो पता चलेगा कि कोई नहीं रहता, साल दर साल से कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ है, लोग हैं कहीं चले गए, है ना। तो वहाँ से उस प्रश्न की जो यात्रा शुरू होती है, उसमें बहुत बड़ी कहानी है, उसमें एक बहुत बड़ा समाजशास्त्र है, उसमें एक बहुत बड़ा संदर्भ है। और हमारे इकोनॉमिस्ट लोग, सोशियोलॉजिस्ट लोग माइग्रेशन पर इतना काम करते हैं, लेकिन माइग्रेशन को जब आप वस्तुस्थिति के धरातल पर उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखते हैं, उसको उसके छोटे छोटे रूपकों को अगर आप देखते हैं, तो आपको लगेगा कि माइग्रेशन की कितने आयाम हैं, कितने लोगों को कहाँ छोड़ देता है, कहाँ कितनी त्रासदी को जन्म देता है और कहाँ उल्लास को जन्म देता है। कोई छोड़ के आता है तो कुछ पाता है, और कोई छोड़ के आता है तो जो था उसको भी खो जाता है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन्हीं से शुरुआत हुई, और बाकी तो रचना प्रक्रिया पर अब क्या बोलना। हाँ, हाँ, माधोपुर रूपक है, माधोपुर अपने आप में रूपक है, इट इज़ ए मेटाफॉर। और घर भी रूपक है, लेकिन घर में जो है मैं एक अवधारणा की खोज करने की कोशिश करता हूँ, और माधोपुर रूपक के रूप में उस पे शो मतलब उसका अन्वेषण करता हूँ। तो माधोपुर कई सारे आपके इनके उनके सबके माधोपुर का वो एक सामूहिक रूपक है ना, इट इज़ ए मेटाफॉर। और घर की अवधारणा, घर क्या है, तो अगर आप इस किताब को गहनता से पढ़ के थोड़ा सा
सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात बहुत गहराई से महसूस होगी कि हम जिसको घर आम मायने में समझते हैं वो घर होता नहीं है। घर की अवधारणा जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और बहुत गहरी होती है, और उसकी पकड़ आम तौर पे आम आदमी को नहीं होती है। और बहुत सारा जो हम आजकल सोशल साइकोलॉजिकल डिसिपेशन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, जो देखते हैं, उसके पीछे भी मेरी मान्यता में यही एक बहुत बड़ा कारण है। पढ़ लिखने के बावजूद भी हम उस अवधारणा को पकड़ नहीं पाते। इज इट स्टेपिंग इनसाइड अ डोर गोइंग इनटू अ हाउस, और इज इट समथिंग मच मोर देन दैट? व्हाट इज दैट मच मोर? वही अवधारणा के स्तर पे वो है। बहुत शुक्रिया सर आपका। विनोद कुमार शुक्ल ने भी कहा था, घर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना आने के लिए होता है। ये उस- सेलियट की लाइन है, होम इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, करेक्ट करने के लिए शुक्रिया। नहीं आप नहीं मित्रों 1 घंटे 40 मिनट आप लोगों ने सुना, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। तो आप सभी का इस सभागार में आने के लिए, इतनी देर तक सुनने के लिए विशेष रूप से आभार। और सबसे ज़्यादा आभार वंदना जी का, अनामिका मैम का, कि यहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की। माधोपुर के घर पे अभी अभी और चर्चाएं होंगी भविष्य में। इस कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बोलना? उपन्यास एक तरह से जो बीत रहा है उसको वापस लाते हुए और परंपराओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक आँख देती है ये। और स्त्रियों की भाषा में जो सविनय अवज्ञा का तत्व धीरे धीरे गांधी से लिया उन्होंने, या गांधी ने उनसे लिया, इसकी बहुत अच्छी गवेषणा है। परिवेश का, खासकर वंचितों से जमींदारों का जो अच्छा रिश्ता होता था